नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज योगी आदित्यनाथ जी ने और मोदी जी ने कई नेताओं के सामने एक ऐसी चुनौती रख दी है, देश के सामने एक ऐसा बड़ा चैलेंज रख दिया है। अब वो चैलेंज क्या देश एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या देखने वाली बात होगी। क्या ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे नेता इस चैलेंज को पार कर पाएंगे? वैसे इनकी गिनती बहुत है, लेकिन हम जानबूझ के इन दोनों का नाम ले रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने एक ऐसा चैलेंज रखा है जिसे पार करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। अभी कुछ दिनों पहले हमने आपसे कहा था, ये जो कानपुर में हो रहा है, नुपुर शर्मा का जो केस है, उसे जिस तरीके से बनाया जा रहा है, जिस तरीके से हमने अपनी वीडियोस में आपको पूरी तरीके से जानकारी दी, जिस तरीके से अरब देश हमें डरा रहे हैं, हेकड़ी दिखा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये सबसे बड़ा झूठ है। अरब देश कई ज़्यादा हमारे ऊपर निर्भर है। खाना पीना, दूध, गेहूं, चावल सब हम देते हैं, हमारे यहाँ से जाता है। उनके यहाँ से केवल तेल आता है, और तेल हम कहीं और से भी ले सकते हैं। अगर यदि हम ये सब बंद कर देंगे तो उनके यहाँ काम एकदम ठप्प पड़ जाएगा। लेकिन अब एक नैरेटिव कैसे सेट होता है, हम आपको ये बताएंगे। आज सबसे पहले शुरुआत में हम आपको ये बताएंगे, आप इसे देखिए और सुनिए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया यहाँ पर एक संस्थान है जिसमें कुछ पुराने पत्रकार हैं जिनको आप बुझे हुए कारतूस कह सकते हैं, जिन्होंने अपने ज़माने में क्या किया वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि कानपुर में जो हिंसा हुई है उसके लिए एडिटर्स गिल्ड को ये लगता है कि चैनल्स को रुककर सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। अब हम जरा ये जो महान भाव है, इन्होंने क्या लिखा है ये सुनाते हैं कि इन लोगों ने लिखा क्या है, ये पूरा इकोसिस्टम काम कैसे करता है। इन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है, यानी कि एडिटर्स गिल्ड के मुताबिक इस देश के चैनल ऐसा माहौल बना रहे हैं कि कुछ वल्नरेबल कम्युनिटीज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। अब ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और उनकी भाषा आप सुनिए, ये इकोसिस्टम है, आप ध्यान से सुनिए। ये लोग जो दंगाई होते हैं, जो पत्थर ऐसे नहीं मारते, पत्थर में कश्मीर में भी पत्थर ऐसा नहीं उठता। उन्हें इस बात का यकीन होता है कि हम पत्थर चलाएंगे और पकड़े भी जाएंगे, तो जिन्होंने हाथ में कलम ली है उनका एक पूरा वर्ग हमारे समर्थन में आएगा हमें बचाने के लिए। आज की तारीख में ये एडिटर्स गिल्ड ये बताकर कैसे चैनल्स की वजह से कानपुर में हिंसा हुई है, इस बात को दबा रहा है और छुपा रहा है कि जब उस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही थी, एफआईआर हो रही थी मॉब लिंचिंग की, तब ये कानपुर में दंगा करने की जरूरत क्या थी। एक्सैक्टली एडिटर्स गिल्ड की ये पूरी पत्र की भाषा है जो उन लोगों ने उस पत्र में लिखा है। भारत में प्रोटेस्ट करते करते हिंसा हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भाई साहब ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने पत्थर फेंके वो मासूम थे, जिन्होंने बॉम्ब फेंके वो मासूम थे। ये तो होना ही था, क्योंकि आप लोगों की वजह से दंगे हुए हैं, आप पूरे जिम्मेवार है, यानी कि पत्रकार। अब ये बताइए, जब देश में टीवी नहीं थी, न्यूज नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, तब भी इस देश में हिंदू और मुसलमान के दंगे होते थे। तब दंगे कौन करवाता था? तब तो आप ही लोग थे जो अखबारों में लिखते थे। तब आपने अपने अंदर क्यों नहीं झांका? तब तो आप पत्रकार थे। ये लोग हर बार यही करते हैं, किसी बुरहान वानी के खिलाफ एक्शन होगा, मारा होगा तो बचाने आएंगे, कहेंगे भाई साहब उसने बंदूक ऐसे नहीं उठाई थी, उसके साथ बचपन में अत्याचार हुआ था, उसे थप्पड़ मारा था आर्मी वालों ने। किसी दूसरे आतंकवादी का बताएंगे कि उसके माता पिता का कितना मुश्किल वक्त रहा होगा कि उसने बंदूक उठाई। ये आप लोगों, ये इतनी ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। अब ऐसे मामले में क्या किया जाए कि एक देश के पत्रकार ही ये सब बातें लिख रहे हैं, लोगों को प्रवोक कर रहे हैं कि वे अपनी सोच में ऐसे ऐसे बदलाव लाएं। हर बार ये दीवार में ऐसे तौर पर सामने आते हैं, इस बार भी ये बताने की बजाय कि कैसे वहां हिंसा हुई, कैसे वहां दंगे भड़काए गए, कैसे वो सारी हिंसा प्री प्लान्ड थी। इन्होंने ये सारा उठाया और डाल दिया कि कुछ चैनल्स ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए वे बेचारे दंगे कर रहे हैं, यानी कि इनके लिए तालियां बनती हैं। वाह, ये पत्रकार गिल्ड ऑफ इंडिया, ये पत्रकार नहीं, ये पत्रकार गिल्ड ऑफ इंडिया है। ये इनको शर्म आनी चाहिए। हर बार ये इसी तरीके का प्रोटेक्शन लेके आते हैं और ये साफ साफ लिख रहे हैं कि कैसे सेक्युलरिज्म को खतरा हो गया।
साहब आप ये भी लिख सकते थे कि शिवलिंग को कितना अपमान हुआ, तब किसी ने पत्थर नहीं उठाया, किसी ने पेट्रोल बम नहीं उठाया। अब शिवलिंग का अपमान भी तो टेलीविजन पर किया गया था, न्यूज चैनल्स पर किया गया था, हिंदुओं ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तब तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा कि एक्सपेक्टेड था उस जगह दंगे हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इतना दो स्तरीय इनका स्टैंडर्ड है, कहाँ से लाते हैं ये हम समझ नहीं पाते। अब आप देखिए इस देश में नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं। आज 2 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले में अब जैसे कि नुपुर शर्मा पर एफआईआर पहले भी थी और अब भी थी, असदुद्दीन अवैसी, अब ओवैसी, इन लोगों पर अब एफआईआर हुई है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जी किसी अरब फरब के दबाव में आने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये समझते हुए कि ये पूरा एजेंडा इसलिए चला जा रहा है, उस कानपुर वाले व्हाट्सएप चैट में भी दिख रहा था कि हिंदुओं के सामान का बॉयकॉट करो। जबकि यदि आपको गुस्सा भी था कि कैसे हमारे प्रॉफिट के बारे में कहा, ये तो वह किसी नेता ने कहा था, आप उसकी पार्टी का विरोध करने के लिए हिंदुओं का विरोध किया। तो ये नरेंद्र मोदी जी समझते हैं, समझते हुए उन्होंने सीधा सीधा ये किया है कि जो भी हेट स्टेट दे रहे हैं उन्होंने सबके ऊपर एफआईआर दिया। अब बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी और दिल्ली पुलिस की, आपको ओवैसी क्या कर रहा है वो आपको दिखना शुरू हो गया है और समझ में आ गया है कि ओवैसी को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलानी होगी। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने तो चैलेंज दे दिया है, उन्होंने पार्टी के नेता पर एक्शन लिया, दूसरों को बोल दिया कि इस तरीके से देश का माहौल नहीं बिगाड़ना है, एफआईआर हो गई। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, ये देश सिर्फ क्या मोदी का है, सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है कि कोरोना संकट के काल की जिम्मेदारी बोले? नसरुद्दीन शाह, ये आदमी इतना गाना बजाना करता है, इतना माहौल बिगाड़ता है, इस आदमी ने क्या बोला कि जो तीनों खान हैं, शाहरुख, सलमान और जो भी खान है, ये चुप क्यों हैं पॉलिटिकल मैटर में? अब उनकी आत्माएं कैसे गवाही देती हैं चुप होने की? मैं इन लोगों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इनकी ओर से इनको ये लगता है कि तीनों खानों को भी बोलना चाहिए। अब इनको लग रहा है कि जब वो तीनों खान बोलेंगे तो देश का माहौल बनेगा कि वो मुसलमान के साथ है। अरे अपनी अंतरात्मा में झांक के देखो कि इन तीनों खानों को मत दिखाओ। ये प्रोपेगेंडा और ये एजेंडा कैसे करते हैं ये हमें सब पता है। और अब आप इनकी बातें सुनिए जो मैं आपसे कह रही हूँ बार बार, देश का माहौल बिगाड़ना, मुसलमानों को भड़काना, ये सब इसी तरीके से चल रहा है। आज भी ये वही एजेंडा चला रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे को, आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई ड्रग्स मामले में। अब ये किस तरीके के एजेंडे चला रहे हैं? शाहरुख खान के लड़के को केस किस लिए नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने ममता बनर्जी का साथ दिया। अब ये बताइए उसके बाद शाहरुख खान ने नरेंद्र मोदी के लिए कितने गीत गाए कि उनके बेटे को मासूम साबित कर दिया। मतलब सब कुछ होने के बाद भी ये लोग कैसे झूठ बोलते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है। और ममता बनर्जी के लिए नहीं बोल रहे हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ लिखने वाले व्यक्ति को बंगाल पुलिस ने गोवा में पकड़ा है। ममता बनर्जी इनके लिए मसीहा हैं। लेकिन देश के चूंकि मुसलमानों को ये बताना है कि तुम टारगेट हो रहे हो, तुम, और इनसे जो इंटरव्यू लेने वाला है वो भी नहीं पूछेगा कि वह झूठ बोल रहा है। ये सब इस तरीके से ये पूरा गेम चल रहा है, इस तरीके से अपना एजेंडा चलाया जा रहा है। शाहरुख खान के लड़के को क्लीन चिट मिल गया, फलाना फलाना, ये पूरी साजिश चल रही है और मुसलमानों को ये समझ नहीं आ रहा है कि इनको टारगेट किया जा रहा है। यशवंत सिन्हा एक और नेता है बीजेपी के, विदेश मंत्री रह चुके हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत बहुत बोलते हैं, अब तो है नहीं। इन्होंने लिखा कि इंडिया हैड वांट ग्लोबल रिस्पेक्ट। इन्होंने लिखा है कि बॉस आप तो पूरे के पूरे 8 साल से ये बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को विदेश नीति नहीं आती। आप तो 8 साल से ये समझा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने हर जगह नाक कटवा दी और आज इनका ये मूड आया कि किस तरीके से अरब देशों की वजह से नरेंद्र मोदी जी दबाव में आए हैं और नुपुर शर्मा को बाहर निकाला पार्टी से। अब जाकर नुपुर शर्मा के केस में ये बोल रहे हैं। आप पहले मन बना लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ने देश की नाक कटवाई है या फिर उनकी नाक बढ़ाई है। पहले आप अपने स्टेटमेंट पर खरे उतरिए। ये चीजें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से चीजें लेयर टू लेयर काम कर रही हैं। लेकिन नुपुर शर्मा केस में ये चीजें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे चीजें एक लेयर वाइज काम करती हैं। वो एडिटर्स गिल्ड का मैसेज, नसरुद्दीन शाह का बोलना, यशवंत सिन्हा का लिखना, ओवैसी का बोलना,
सब प्लान तरीके से चलता है, एक के बाद एक सब प्रतिक्रियाएं होती हैं। ये आपको ये नहीं बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ये सारा माहौल खराब ना हो, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि देश गति पकड़े। इसीलिए एमएसपी पर 14 खरीद फलों पर जो एमएसपी है वो 409% बढ़ा दिया है। अब ये आपको बिल्कुल भी नहीं बताएंगे इन चीजों के बारे में। अभी 4 किसान कहीं बैठ जाएंगे तो दौड़े दौड़े आएंगे कि इस देश में किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने किसानों का अपमान कर रखा है। ये आपको ये नहीं बताएंगे कि कानपुर हिंसा में पुलिस कह रही है प्री प्लान था, व्हाट्सएप चैट्स आ रहे हैं, जो इंसान पकड़ा गया है उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए आ रहे हैं। वो कहाँ से आ रहे हैं? हमारे अकाउंट में तो करोड़ों रुपए कहीं से भी नहीं आ रहे हैं। यदि पुलिस के मुताबिक सारी चीजें निकल के आ रही हैं तो ये सारी चीजें प्लान थी। तो टीवी चैनल्स का क्या रोल रहा उसमें? हर बार एक शील्ड क्रिएट करते हैं सामने वाले को बचाने के लिए, और ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। आपको बताएंगे, ये 2 जून की खबर है। यमुना बैंक में फार्म हाउस इलीगल बने हुए थे, 50 फार्म हाउस गिरा दिए। तब तो आप नहीं चिल्लाते हुए आए कि फार्म हाउस गिरा दिए, मुसलमान हिंदुओं का पता नहीं किसका फार्म हाउस था, योगी ने गिरा दिया। ओवैसी साहब कह रहे थे जहांगीरपुरी में, दिल्ली में बुलडोजर चला कि ज्यादा हिम्मत है तो चलाओ, फार्म हाउस पर चला के दिखाओ। लो अब चल गया। 50 इलीगल कंस्ट्रक्शंस थी फार्म हाउस पे। अभी कल 50 करोड़ के फार्म हाउस फिर बुलडोजर चला है नोएडा में। तब तो नहीं बताया गया कि ये मुसलमान का है या मुस्लिम का है, कि बॉस देखो इस देश में कानून नहीं मानोगे तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। ये बातें नहीं बताते आप। इस बात को समझिए कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चैलेंज लेकर आए हैं हम सबके सामने, और वो बड़ा चैलेंज ये है कि देश में पुष्टिकरण नहीं चलेगा, क्रिमिनल्स नहीं चलेंगे। क्रिमिनल्स, गलत बोलने वालों को, गलत करने वालों का घर नहीं बनेगा। अब ये चैलेंज जो है, पहले तो ममता बनर्जी को एक्सेप्ट है तो वह महुआ मोहित्रों पर कार्रवाई करके दिखाएं जिन्होंने शिवलिंग पर अपमान करने वाला ट्वीट किया था। अखिलेश यादव में हिम्मत है तो वे अपने पार्टी के नेता पर कार्यवाही करके दिखाएं जिसने शिवलिंग का अपमान किया था। शिवलिंग का अपमान करने वाले एक व्यक्ति पर कार्यवाही नहीं हो रही। यदि ये चैलेंज स्वीकार है देश को आगे ले जाने के लिए अगर, तो फिर शिवलिंग का अपमान करने वालों पर कार्यवाही करके दिखाएं। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव, उनके बलबूते का नहीं है कि वो कर पाएंगे, क्योंकि हिंदुओं का वोट तो मुफ्त में बंटता है। मुसलमान की चिंता होती है इन्हें। देश के लिए ये चैलेंज है कि क्या देश इस पूरे पॉलिटिक्स को स्वीकार करेगा जो नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी लाए हैं? क्या देश इस वक्त पलटकर ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, यशवंत सिन्हा, नसीरुद्दीन शाह और दूसरे लोगों से पूछना शुरू करेगा कि आप देश हित में कब सोचना शुरू करेंगे, कब इस नफरत के पॉलिटिक्स को खत्म करेंगे? क्या ये देश उन पत्रकारों से पूछना शुरू करेगा कि हर बार आप अपराधियों का धर्म देखकर उनके साथ क्यों करते हैं, प्रोटेक्शन लेयर के तौर पर काम क्यों करते हैं? हिंदू मुसलमान ये लोग करते हैं, मुसलमान को बचाने आते हैं, हिंदुओं को टारगेट करते हैं, और तब होता है हिंदू और मुसलमान का गेम चालू। जब मुसलमान गलत करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी, हिंदू गलत करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी। ये होता है सेक्युलरिज्म। अब ये मुसलमान करेगा तो लड़ेंगे, एक दूसरे पे हमले करेंगे, बॉम्ब फैलाएंगे, ये नहीं चलेगा। देश के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है जो हम सभी को इस बदलाव के साथ खड़ा होना होगा। अब कौन खड़ा होता है ये देखने वाली बात होगी।